हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉपिक ध्वनि की चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि। आप सभी लोगों को पता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि ध्वनि एक हमारी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों, याद रखना कि यदि ये पूछा जाए कि ध्वनि किसका उदाहरण है, तो हम कहेंगे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? तो हम कहेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्वनि तरंगें किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य का। अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। याद रखना दोस्तों, ध्वनि होती है जो हमारी, तो ध्वनि को जब अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, आप सभी को पता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के चलने के लिए अनुदैर्ध्य तरंगें कहाँ पर चलती हैं? माध्यम में। तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। एक माध्यम। और माध्यम क्या है? तो माध्यम आप सभी लोग जानते होंगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, अर्थात 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि ठोस में भी चलती होगी, गैस में भी और द्रव में भी। इन जो ठोस, द्रव, गैस है, तो इसका एक चाल होगी कि ठोस में कितनी चलती है, द्रव में और गैस में। जब ये अलग अलग है तो इनकी चाल भी अलग अलग होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल है कि तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल निम्न होती है या निम्नलिखित होती है। सभी में अलग अलग होती है। तो आप लोग सब लोग समझ लेंगे कि यदि हमसे ठोस में पूछा जाए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है ठोस में, तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि ध्वनि की ठोस में चाल 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड। और यदि द्रव में पूछा जाए कि द्रव में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1500, लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। और यदि हमसे गैस में पूछ लिया जाए कि गैस में या वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो दोस्तों, याद रखना कि ठोस में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो ठोस में होती है। यदि ठोस में भी दो दो ठोस दे दिए जाए, या हम यूं कह लें कि यदि हमें ऑप्शन में लोहा भी रखा है, तो लोहा तो ठोस होता है, और दूसरे ऑप्शन में एल्युमिनियम रखा है, मतलब एल्युमिनियम रखा है और लोहा भी रखा है, तो आप लोग इसमें टिक करेंगे या इसमें? तो याद रखना कि एल्युमिनियम की जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिक होती है लोहा की अपेक्षा। जबकि ठोस दोनों हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है, और एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप बताओ कि 6420 अधिक है या 5130 अधिक है? तो एल्युमिनियम में लोहा की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है। लेकिन यदि सीधा पूछ लिया जाए कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, तो ठोसों में अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस की प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए ठोस में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, ये तो है ध्वनि की चाल। अब हम लोग इसके आगे देख लेंगे कुछ ध्वनि के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखना कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो
कौन सी तरंगों के रूप में चलती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। दोस्तों याद रखना कि आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना कि आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। नंबर 2 में श्रव्य ध्वनि तरंगे, और नंबर 3 में पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। याद रखना कि आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। हम लोग जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्ति कौन सी श्रव्य तरंगें सुनता है, तो याद रखना व्यक्ति कौन सी सुनता है? श्रव्य ध्वनि तरंगें। इनके बारे में जान लेंगे। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज के 0 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में कौन सी तरंगें होती हैं? तो अपश्रव्य ध्वनि तरंगें। और श्रव्य की अगर बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और यदि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी तरंगें होंगी वो कौन सी होंगी? पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। यदि आपसे कहा जाए कि व्यक्ति क्या अपश्रव्य वाली सुन सकता है? तो नहीं, मनुष्य ये वाली तरंग नहीं सुन सकता है। व्यक्ति क्या पराश्रव्य ध्वनि तरंगें सुन सकता है? तो नहीं, ये भी नहीं सुन सकता है। तो सुन कौन सी सकता है? व्यक्ति सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। जो हमारी श्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनको व्यक्ति सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं वो ध्वनि तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगें। जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं तो इनका कुछ प्रयोग होता है। यहाँ से हमारे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी थोड़ा देख लेंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के प्रयोग क्या है, तो इनके हम प्रयोग जान लें कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के प्रयोग क्या क्या होते हैं। तो याद रखना कि इनका उपयोग घड़ियों के छोटे पुर्जों की सफाई में, छोटे पुर्जों की सफाई में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। यदि ये कह दिया जाए कि समुद्र की गहराई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है गठियावात या मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना क्वेश्चन आ जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कीमती वस्त्र होते हैं, कीमती वस्त्रों की सफाई करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से उनको साफ कर दिया जाता है। घड़े के छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते हैं तो उनकी सफाई करने में इनका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये ग्रुप डी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था कि समुद्र की गहराई नापने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
मस्तिष्क का ट्यूमर मतलब कि जो कैंसर होता है मस्तिष्क का, उसका पता लगाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कीमती वस्त्रों की सफाई करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ध्वनि की चाल पर अगर हम देखें, ध्वनि की चाल पर प्रभाव किसी का पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या है, आइए उनके बारे में भी हम कुछ जाने। ध्वनि के पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव, ध्वनि की चाल पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, याद रखना कि नंबर 1 दाब। तो आप बताओ कि ध्वनि की चाल पर यदि हम दाब बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ाएं, तो क्या चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, इस पर चाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, याद रखना कि यदि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 में है ताप। यदि हम कहें कि ताप बढ़ाने पर क्या ध्वनि की चाल में अंतर पड़ता है, तो जी हाँ, यदि ताप को बढ़ाया जाए, यदि ताप को बढ़ाया जाए, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखना कि यदि ताप को बढ़ा दिया जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, यदि ताप को घटा दिया जाएगा तो क्या होगी? ध्वनि की चाल घट जाएगी। यदि आप कहो कि ये कितना बढ़ता है, तो याद रखना कि यदि ताप, यहाँ पे लिख लें, यदि ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। याद रखना दोस्तों कि ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। कब? यदि ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए। याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ताप बढ़ाया जाता है तो चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ये ध्वनि का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करेंगे। तो याद रखना, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और इसके पहले जो हमने तरंगों वाला वीडियो डाला है, इसके पहले वो देख लेना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको विज्ञान के अपडेट वीडियो आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।